अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर। बच्चों सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? बेसिकली देखिए, नाम से ही पता लग रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। सी लैंग्वेज कोड विच स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा फॉर वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। बच्चों देखें, आपको पता है सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स का टॉपिक होता है। किसका टॉपिक होता है स्टूडेंट्स? डेटा टाइप्स का टॉपिक होता है। अब डेटा टाइप्स में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि हर डेटा की अपनी एक टाइप होती है। जैसे इंटीजर डाटा अलग, फ्लोटिंग डाटा अलग, कैरेक्टर डाटा अलग, स्ट्रिंग डाटा अलग, है ना। हर डेटा की अपनी टाइप होती है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सी प्लस प्लस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल ही नहीं करते, वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। सी लैंग्वेज में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। सही है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ कहाँ यूज होता है सर? वो इनपुट और आउटपुट दोनों स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज में। विदाउट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर द डेटा फॉर अ वेरिएबल कैन नॉट बी स्टोर और रिट्रीव्ड बाय अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। बेटा याद रखिएगा, विदाउट यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आप वेरिएबल के थ्रू डेटा स्टोर ही नहीं करा सकते, ना डेटा को रिट्रीव करा सकते। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो लाजमी यूज करना होगा, किसमें? सी लैंग्वेज में। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ये देखें, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए होते हैं। जैसे इंटीजर के लिए आप लोग %d लगाते हो, सही है। कैरेक्टर के लिए बेटा आप लोग %c लगाते हो। फ्लोटिंग के लिए आप लोग %f लगाते हो, ठीक है। इसी तरह अगर डबल फ्लोटिंग है, मतलब पॉइंट की बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉइंट की बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, तो उसके लिए आप %f लगाते हो। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जो है वो देख चुके हो, है ना। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है बेसिकली। और कॉमनली अगर हम इंटीजर की बात करें तो ज्यादातर हमारे पास जो है वो %d का इस्तेमाल होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर में, ज्यादा इंटीजर वैल्यूज को जब हम करवा रहे हो। अच्छा एक और बात याद रखना, इंटीजर के लिए हम %i का इस्तेमाल भी करते हैं बेटा, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। इंटीजर के लिए हम परसेंट आई का इस्तेमाल भी करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और स्ट्रिंग के लिए हम %s का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर था। और इसके बाद जल्दी से आ जाओ एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर बेटा ये इस साइन को कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। इस साइन को कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, जिससे ये देखो क्या लिखा हुआ है, द एड्रेस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज अ सी लैंग्वेज कोड विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जो हमारे वेरिएबल की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है वो एड्रेस ऑपरेटर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्कैन एफ की एक स्टेटमेंट है। अच्छा ये एस गलती से कैपिटल है भाई, होगा स्मॉल, याद रखना। यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, कॉमा, और ये देखो यहाँ पे आपने वेरिएबल से पहले क्या लगाया बेटा? एड्रेस ऑपरेटर लगाया। क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है सर? आपकी जो लोकेशन ऑफ वेरिएबल है उसको स्पेसिफाई करता है। उसके बाद कमेंट्स इन सी लैंग्वेज पे आ जाओ। कमेंट्स का ही पता है आपको, दो तरह के कमेंट्स होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है स्टूडेंट्स, और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सही। कमेंट का मतलब होता है ये वो स्टेटमेंट होती है जो सिर्फ आपको नजर आ रही है, बल्कि और एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। मतलब आपको सामने नजर आ रही है आपके समझने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे दो दो तरह के कमेंट होते हैं, दोनों तरह के कमेंट का सिंटेक्स देख लो। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है, जैसे इनिशियलाइज द वेरिएबल, ये सिंगल लाइन है, तो इसके लिए डबल स्लैश लगा दोगे कमेंट करने के लिए। इसी तरह अगर मल्टी लाइन है तो मल्टी लाइन के लिए पहले आप स्लैश स्टेरिक, और उसके बाद इसको बंद करोगे स्टेरिक स्लैश। तो मल्टी लाइन के लिए आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे कमेंट का, और सिंगल लाइन के लिए आप ऊपर वाला करोगे। उसके बाद बच्चों स्केप सीक्वेंस, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं बेटा? अगर आपको इंडेंट देना है, स्पेस देना है, लाइन चेंज करनी है, तो ये सारी चीजें आप स्केप सीक्वेंस के जरिए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करके। किसका यूज करके? बैक स्लैश का। जैसे ये टेबल देखोगे इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगा।
चाहो तो उसकी पिक्चर भी ले लेना। अब ये सारे आपके पास स्केप सीक्वेंस हैं और उसके बराबर में आपके पास उसके रीजंस भी लिखे हुए हैं, और इसमें से मैक्सिमम तो आपने बहुत ज्यादा यूज भी करे होंगे, है ना। जैसे ये वाला हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं, स्लैश एन और स्लैश टी। मैक्सिमम हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं बेटा, उसमें हम यही वाले स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें लाइन चेंज करनी होती है या टैप करना होता है, जिसमें हमें स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, और बाकी भी स्केप सीक्वेंस हैं, इनके डिफरेंट पर्पस हैं, इसकी मैं डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा। इसके बाद में ये हाँ टॉपिक पे आ रहा हूँ, और सिंटेक्स ऑफ मेन फंक्शन, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है। अच्छा, सिंटेक्स यानी वही स्ट्रक्चर कि आपके पास सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप देखें, ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में ये खास बात है, ये है आपका फंक्शन, मेन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। ये वो करली ब्रेसेस हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यही आपका स्टार्ट ऑफ द फंक्शन है, यही आपका एंड ऑफ द फंक्शन है, और ये बीच में जो है वो फंक्शन की बॉडी कहलाती है। इसमें जितने चाहे आप स्टेटमेंट लिखते हैं। और ये जो सबसे ऊपर देख रहे हो बेटा, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। क्या है? हेडर फाइल्स हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। हेडर फाइल्स कौन सी, मैक्सिमम हम कौन कौन सी यूज करते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज करते हैं, और कंसोल इनपुट आउटपुट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रोग्राम के डिमॉन्स्ट्रेशन दूं, ये सामने आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में कोई मुझे एरर बताओ, सिंटेक्स एरर करा हुआ है मैंने एक प्रोग्राम में, बताओ कौन सा, बताओ कौन सा सिंटेक्स एरर करा हुआ है मैंने। सर ये जो मेन फंक्शन के बराबर में जो वॉइड है ना, ये आपने वी का कैपिटल लिखा हुआ है, हालांकि वी स्मॉल होता है सर। ये सिंटेक्स एरर है। सही है। अच्छा, दूसरा, दूसरा जो है वो, हाँ गेट सी एच भी लगा सकते हैं। गेट सी एच यहाँ पे यूज करते हैं ना। गेट सी एच हम क्यों यूज करते हैं? ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड किया जा सके। सही है, तो ये एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है, सिंपल सा। हाँ जी जी, होल्ड, सही कह रहे हैं आप। तो ये आपका एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन था। अच्छा, वॉइड जो है ना, ये जो मेन फंक्शन से पहले जो वॉइड लिखा हुआ है, जी जी भी, जी एमन, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। कोई भी स्टेटमेंट हो करली ब्रेसेस के अंदर, फंक्शन बॉडी के अंदर, कोई भी स्टेटमेंट को आपको क्लोज करना हो, तो आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मेन से पहले वॉइड है ना, इस वॉइड का मतलब होता है डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, इस वॉइड का मतलब होता है डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और अगर यहाँ पे इंट मेन लिखा हो, इंट मेन लिखा हो, तो इसका मतलब है आपके पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है जी, अरसलान भाई यही बताया है। अरसलान भाई आपके बोलने से पहले मैंने अभी यही बताया कि वॉइड मेन का मतलब ये होता है डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप है, इसका मतलब यही है कि कोई वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं होगी। और इंट मेन बेटा अगर आपके पास लगा हुआ हो, तो आप समझ जाए आपके पास, आपसे आपके पास वैल्यू रिटर्न होगी, इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। अच्छा, ये रिटर्न कौन सा रिटर्न की बात हो रही है? ये रिटर्न प्रोग्राम की स्टोरेज में रिटर्न की बात हो रही है। सही है, आपके आउटपुट में तो आंसर आएगा जो आना है, मतलब एक वैल्यू आपने स्टोर करा दी, सही है, लेकिन वापस आपको कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही। याद रखिएगा मेरी बात। आप सिंपली ये याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वॉइड मेन का पर्पस क्या है? डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। वॉइड मेन का मतलब है भाई कि आपके प्रोग्राम से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होनी। सही है, और इंट मेन में होता है ये है आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स? वैल्यू रिटर्न होती है। बस यही चीजें मैंने आपको बतानी थी सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स में। और एक लेक्चर जो आप मुझे कह रहे हैं आप लोग फंक्शंस का, वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, फंक्शंस का चैप्टर, जिसमें आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे।